हे गाइस, वेलकम टू योर लर्निंग पॉइंट। आज से हम एनसीईआरटी साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने वाले, जिसमें हम समरी के साथ साथ जितने प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे, साथ ही जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी आपके साइंस से रिलेटेड, उसको मैं कवर करूँगी। तो आज हम अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। साथ ही इससे जो एक्स्ट्रा नॉलेज होगी मैं वो भी आपको बता दूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुख्य पोषक तत्वों के बारे में। देखिए, मुख्य पोषक तत्वों की अगर बात करें, जो पोषक तत्व हमारे शरीर में जिन्हें ज़रूरत होती है हमें स्वस्थ बनाए रखने के लिए, हमारे सभी कार्यों को उपयुक्त रूप से चलाने के लिए, तो टोटल 7 होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रेशे एवं जल। अगर हम सबसे पहले बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन अगर हम वसा की बात करें तो वसा भी जो है ये भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट ये त्वरित यानी बहुत जल्दी, जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है तो आप क्या करें, आप कुछ मीठा खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं, तो आपको क्या है कि आपको बहुत जल्दी से एनर्जी फील होती है। लेकिन अगर आप वसा का मतलब होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। अगर हम मात्रा की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लेने से हमें करीब 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वही अगर हम वसा की बात करें तो 1 ग्राम वसा लेने से हमें करीब 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का कार्य होता है हमारे शरीर का निर्माण करना या हमारे शरीर में वृद्धि करना। अगर ऊतकों कहीं टूट फूट हो जाती है तो उन ऊतकों का समय समय पर निर्माण करते रहना। वही अगर विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन का काम होता है कि हमारे शरीर से कि जो बहुत से रोग हो जाते हैं उन रोगों से हमें रक्षा करना। आपने खुद ही तो पता ही होगा कि अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो कई सारे हमें रोग घेर लेते हैं। और विटामिन ये होते कितने प्रकार के, तो वैसे तो A, C, D, E, K ये सभी विटामिन होते हैं। और साथ ही बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का मतलब है B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B4, B6, 7, 9 और 12 होते हैं। तो हम अभी अगर वैसे इंपॉर्टेंट अगर देखें आपके सभी एग्जाम्स की वजह से, तो इसमें से B1, B2, B3, B5 एंड B12 होते हैं। तो बस बेसिकली क्या होता है, इसमें विटामिन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, विटामिन के जितने भी रासायनिक नाम होते हैं वो पूछे जाते हैं। मैं आपको रसायन में एक बार एक लाइन से बता देती हूँ। विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, विटामिन बी का होता है थायमिन, विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल एंड विटामिन के का क्विनोलोल। और विटामिन अगर हम B1 की बात करें तो विटामिन B1 को हम थायमिन बोलेंगे। और विटामिन B6 को हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 को हम साइनोकोबालामिन बोलते हैं। और अगर आपको विटामिन से रिलेटेड जो ट्रिक है कि हम इसके रसायन हम कैसे याद करें, तो मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप विटामिन से मैंने करीब 3 वीडियो बनाए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर पढ़ लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं खनिज लवणों की। खनिज लवण की अगर बात करें तो हमारे शरीर को खनिज लवणों की बहुत ही कम मात्रा ही आवश्यक होती है। कौन कौन से खनिज लवण, जैसे कि कैल्शियम, आयरन यानी इसे Fe से डिनोट करते हैं, आयोडीन, और जो हो जाता है फास्फोरस। कैल्शियम जो होता है हमें दूध और अंडे से मिलता है। आयरन जो होता है हमें पालक, गुड़ से मिलता है। और जो हमारा क्या बोलते हैं आयोडीन होता है, आयोडीन हमें नमक से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें मिल जाती हैं। अब बात करते हैं हम रेशो की बात करते हैं। अगर रेशो की बात करें तो बेसिकली रेशे क्या होता है, रेशो को क्या है हम रुक्षांश भी बोलते हैं, याद रखिएगा। रेशे या रुक्षांश बात एक ही है। रेशे क्या होता है, जो हमारे बिना पचा भोजन होता है इसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। अगर जल की बात करें तो ये पोषकों को अवशोषित करने और हमें शरीर में नमी बनाए रखने के लिए, इन सभी कामों के लिए यूज़फुल होता है। अब बात करते हैं, अगर हम देखें कि वसा में, अब देखिए आपने सुना होगा जो विटामिन हैं जो हमारे ABCD सारे आपके हैं, तो इनके भी 2 प्रकार हैं। एक होता है जल में विलेय और दूसरे होते हैं वसा में विलेय। तो जल में विलेय कौन कौन से होते हैं? जल में विलेय के लिए ट्रिक होती है कीड़ा। ये कीड़ा अगर देखें तो ये पानी में नहीं आकर सोचे हम मर पाता, लेकिन अगर हम वसा में ले लें, कोई तेल वगैरह कोई चीज़ ले तो उसमें कीड़े को अगर डुबो दे तो वो कीड़ा जल्दी मर जाए। कीड़ा से मतलब KEDA,
यानी विटामिन के, ई, डी और ए ये वसा में विलय और जल में विलय कौन से होते हैं? विटामिन बी, सी होते हैं। और साथ ही अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए जो होता है हमारी त्वचा में त्वचा व आँखों की रक्षा करता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पकाने से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा, जैसे कि अगर किसी खाने को बहुत बहुत ज़्यादा पकाए, बहुत तला भुना कर दे तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो वो विटामिन हमारा सी होता है। फिर है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? प्रोटीन कमी से मरासमस और क्वाशियोका रोग हो जाता है। जो कई सारे विटामिन हैं उनसे कौन कौन से रोग होते हैं इनको एक बार एक लाइन से देख लेते हैं। आप लोगों को वैसे बेसिकली ये पता भी होगा, लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्योंकि आज हम कंप्लीट पूरा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए से जो होता है छीरता दृष्टिहीनता, या आप कह सकते हैं रतौंधी रोग हो जाता है। इसकी कमी से आँखों में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। और इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण की रात में, मतलब अंधेरी रात में हमें कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी से दिखाई देना भी बंद हो जाता है, यानी कमजोर दृष्टि हो जाती है विटामिन ए की वजह से। और विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं? गाजर में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो आम होता है, आम में विटामिन ए होता है। बेसिकली आम में विटामिन सी भी होता है, लेकिन जब मीठा आम होता है तो उसमें विटामिन ए होता है। दूध में विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें हो गई। और अगर हम बात करें विटामिन B1 की, तो विटामिन B1 जो होता है इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, याद रखिए विटामिन B1 से होता है बेरी बेरी। और विटामिन बेरी बेरी में क्या होता है कि इसमें बहुत दुर्बल मांसपेशियाँ हो जाती है, काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। ये सारी चीज़ें विटामिन B1 की वजह से होंगी। अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में होता है क्या? मसूड़ों से खून निकलना और ये रक्त भरने में अधिक समय लगना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक क्वेश्चन आता है आपका कि किस विटामिन की मदद से रक्त का या घाव भरने में सहायता मिलती है? तो याद रखिएगा जो विटामिन सी होता है ये हमारे घावों को जल्दी भरने में सहायता करता है। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। साथ ही याद रखिएगा विटामिन डी से एक और रोग होता है, फिलहाल अभी मुझे याद नहीं आ रहा। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स में क्या होता है? अस्थियों का मुलायम होना, ये मुड़ जाना हो जाता है। शरीर जो पेट होता है वो काफ़ी बड़ा निकल आता है, लेकिन हमारे जो हाथ पैर है इनकी अस्थि काफ़ी सिकुड़ जाती हैं, बहुत पतले हो जाते हैं। अब बात करते हैं कैल्शियम, यानी कि अब हम खनिज लवणों को देख लेते हैं कि किस खनिज लवण की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। अगर हम बात करें कैल्शियम की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारे अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती है, हमारे दांतों का गिरना, दंत क्षय होने लगता है, ये सारी चीज़ें। वहीं अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की कमी से घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। ठीक है, याद रखें गले पे घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। और यही से आप याद रखिएगा जो घेंगा रोग होता है इसका कारण ये भी होता है कि जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये जो थायराइड ग्लैंड होती है इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। तो इसमें अगर इसका जो स्रावन है अगर कम होने लगे, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर से कम सिक्रेट होने लगे, तो हमें ये गोइटर या घेंगा रोग हो जाता है। अगर बात करें लोहे की, लोहे यानी आयरन की कमी होने पर क्या हो जाता है? अरक्तता, या इसे अनीमिया भी बोलते हैं। याद रखिएगा इसमें कमजोरी हो जाती है, सारी चीज़ रक्त का प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं आगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के टोटल 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बना एक कार्बनिक पदार्थ होता है। ये कार्बनिक यौगिक होता है। क्या रेशियो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का? कि 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का हमारा जो यौगिक बनेगा कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट ये आपका जो सेकेंड वाला पॉइंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों की, तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या होते हैं? चावल बहुत ज़्यादा स्रोत होता है, आलू, सेब, केला, जितने भी हमें मीठी सारी चीज़ें होती हैं खाने में आप शामिल करते हैं उन सभी में कार्बोहाइड्रेट होता है। अब बात करें हम, देखिए अभी आपको मैंने बताया था 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में करीब 4.1 कैलोरी ऊर्जा हमको मिलती है। ये आपको याद रखना है कि 1 ग्राम में कितनी मिलती है? 1 ग्राम में करीब 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम में। अब देखिए शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता है कि 50 से 75% की जो आपूर्ति कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। सही बात, अभी हम रोटियाँ खाते हैं, बहुत सारे अनाज खाते हैं, सभी में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई।
कार्बोहाइड्रेट के जो वेरिएंट कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के बेसिकली 3 जो टाइप्स होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में जो होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ये छोटे छोटे जो होते हैं ये हमारे मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ जितनी बोला जा रही है, जितना मैं आपको मतलब एक्सप्लेनेशन करी सिर्फ आपको उतना याद रखना है। आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं रखनी, क्योंकि आपको साइंस में यहाँ पर PhD नहीं करनी, आपको जनरल साइंस पढ़नी जो आपके डेली यूज़ आ सके, मैं सिर्फ उसको पढ़ा रही हूँ। डाइसैकेराइड क्या होते हैं? जो मोनोसैकेराइड होते हैं, यानी कि यही जो हमारे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज वगैरह हो गए, ये लोग ही मिलकर डाइसैकेराइड बनते हैं। डाइसैकेराइड क्या होते हैं? जैसे कि माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये हमारे डाइसैकेराइड होते हैं। माल्टोज की अगर हम बात करें तो माल्टोज जो है ये एक ग्लूकोज और एक ग्लूकोज, यानी कि माल्टोज जो है टोटल एक और एक ग्लूकोज, यानी टोटल 2 ग्लूकोज मिलकर एक माल्टोज बना लेते हैं। एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बना लेते हैं, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बना लेते हैं। देखिए आपको जा अगर आ रहा था नहीं, ग्लूकोज तो सभी में अंतर क्या है? लैक्टोज का मतलब है जैसे गैलेक्टोज एक जैसा लग रहा है, तो आपको ये याद हो गया होगा। सुक्रोज के लिए फ्रुक्टोज होगा, और माल्टोज जो है 2 ग्लूकोज से मिलकर बनेगा। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। अगर हम बात करें फ्रक्टोज को हम प्राकृतिक शर्करा भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए क्या बोलते हैं? प्राकृतिक शर्करा या फलों की शर्करा भी बोलते हैं। किसको? फ्रक्टोज को बोलते हैं प्राकृतिक शर्करा या फिर फलों की शर्करा भी बोलते हैं। अगर बात करें पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये कई सारे मोनोसैकेराइड्स हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड अगर मिलेंगे तो डाइसैकेराइड बना लेंगे, और अगर बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं तो पॉलीसैकेराइड बना लेते हैं। पॉलीसैकेराइड जैसे कि हो गए स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और यहीं से अगर आप देखिए, अब इनके बारे में आप कुछ जान लीजिए। अब इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। अगर हम बात करें स्टार्च की, तो बेसिकली स्टार्च क्या होता है? स्टार्च जो होता है जैसे आलू, अनाज, सब्जियों में पाया जाता है। ग्लाइकोजन किस में होता है? ये यकृत एवं मसल्स में स्टोर होता है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को स्टोर या ग्लाइकोजन को संचय करने का काम कौन करता है? तो ये यकृत करता है, इसे याद रखिएगा। साथ ही विटामिन ए का संचय कहाँ होता है? यकृत या लिवर में होता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, आप उसे एक काम करिए, आप एक कॉपी बना लीजिए, उसमें सारी जो नोट्स बता रही है, जो आपको सिलेक्टिव पॉइंट्स बताए सभी को नोट करते रहिए, क्योंकि जो मैं बताती हूँ वो ऐसा नहीं कि मैं आपको बस ऐसे अपना जो वीडियो का टाइम बढ़ाने के लिए बता रही हूँ, एक्स्ट्रा आपको ऐसे बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है तभी मैं आपको समझा रही हूँ। करें सेलुलोज की, तो ये जो जल में अघुलनशील होता है, ये पादप कोशिका के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, अगर बात करें काइटिन की, तो काइटिन जो है ये कीट और क्रस्टेशियंस के बाह्यकंकाल का निर्माण करता है। हिपैरिन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हिपैरिन क्या चीज़ है? हिपैरिन जो बेसिकली ये होता है कि ये रक्त में जमने नहीं देता। देखिए जैसे हमारा रक्त जो है, हमारे शरीर के अंदर रक्त को नहीं जमना चाहिए। जमने का मतलब इसको सूखना नहीं चाहिए अंदर, क्योंकि उसको तो प्रवाहित होना है। और साथ ही याद रखिएगा, जो रक्त है, तो रक्त को जमने नहीं देता है, वो कौन सी चीज़ है? तो वो जो है वो हिपैरिन जो होता है तत्व, ये जो होता है ये हमारे रक्त को शरीर के अंदर नहीं जमने देता। वही रक्त को थक्का बनाने के लिए उपयोगी कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के, ये आपको पता होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा आप कि हमारा जो पेड़ पौधे होते हैं, इनका भोजन किस रूप में संचित होता है? तो इनका भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है। लेकिन हम जो मनुष्य हैं या कह सकते हैं जीव जंतु हैं, इनका भोजन किस रूप में संचित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में। तो अगर हम एक काम करते हैं, इस पेज को हम एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको इसमें से याद क्या क्या चीज़ें रखनी है। आपको याद क्या क्या रखना है यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है? 1 रेशियो कितना होता है? तो रेशियो होता है 1:2:1 होता है। फिर आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या? चावल, आलू, केला, मीठे फल होंगे। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है।
और शरीर में जो होते हैं बहुत ही इंस्टेंट या बहुत ही क्षणिक, बहुत जल्दी से ऊर्जा देता है क्या कार्बोहाइड्रेट, लेकिन मात्रा में जो होता है वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। फिर हमें याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज हो गए। डाइसैकेराइड यानी माल्टोज, सुक्रोज और गैलेक्टोज हो गए। माल्टोज 2 ग्लूकोज से मिलकर, सुक्रोज जो है 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज से मिलकर, और लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। फिर हमें पॉलीसैकेराइड में याद रखना है कि पॉलीसैकेराइड जो होते हैं बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है। और इसमें से बस याद करने वाली ये चीज़ है कि जो स्टार्च जो है, जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्टार्च रूप में संचित करते हैं, जबकि हम मनुष्य या कह सकते हैं जीव जंतु जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में अपना जो भोजन है संचित करते हैं। अगर हम बात करें सेलुलोज की बात करें, जो कपास होता है कपास में सेलुलोज होता है। काइटिन जैसे कवक हो गए, तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, ये पॉइंट याद है कि एग्जाम में आए हुए पॉइंट जो आपको बता रही हूँ कि कवक की जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। हिपैरिन क्या चीज़ है, हिपैरिन जो हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है, और वही जो विटामिन के है हमारे रक्त का थक्का जमने में बहुत ही सहायता करता है। अब हम कार्बोहाइड्रेट के कुछ कार्य देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या कार्य है। कार्बोहाइड्रेट कार्य कि शरीर को ऊर्जा देना, यह भी आपको बताएं। एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है, ये आपको याद नहीं रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसके बस इसमें सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट, आपको 2 चीज़ शरीर को ऊर्जा देता है, 4.1 कैलोरी ऊर्जा देता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने पर। अब हम देख लेते हैं विटामिन के बारे में थोड़ा। जो विटामिन है, विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। आपको सन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल याद रखना है किसने याद की थी। लेकिन बात ये है कि टोटल विटामिन, ये बोला कि शरीर को ऐसे तत्व जो शरीर की रक्षा करते हैं वो विटामिन तो हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि अलग अलग विटामिन की खोज भी अलग अलग लोगों ने की है। जैसे कि अगर हम बात करें ट्रिक होती है, मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाया था इस ट्रिक के लिए। जो विटामिन ए और बी की खोज मैकलोन ने की है, विटामिन सी की खोज हॉलकेट ने की है, और जो हमारा हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज करी है। इसकी ट्रिक अगर आपको याद रखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। एक ट्रिक मैंने बहुत ही सिंपल बनाई जो आपको हमेशा याद रखने वाली है। अब अगर बात करें, देखिए अभी आपको ये चीज़ तो समझाई थी कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, ए डी ई के होते हैं, और जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी होते हैं। विटामिन ए के अब स्रोतों की बात करें तो विटामिन ए का भी बताया था रसायन नाम होता है रेटिनॉल। इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, इसके स्रोत होते हैं गाजर, हरी साग सब्जी, फल, दूध, मक्खन, अंडा इत्यादि। ठीक है, याद रखिएगा। और इस वीडियो को दोबारा प्ले करके जरूर देखिए, क्योंकि मुझे लगता है मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रही हूँ, तो आप इसको अगर लग रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर मैं स्पीड से पढ़ाई तो अपनी स्पीड थोड़ा स्लो कर लूँगी। अब बात करें रोगों की बात करें तो विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन ए से रतौंधी रोग हो जाता है, और शरीर के साथ ही नर्वस वीकनेस होती है, संक्रमण का खतरा रहता है। ठीक है, हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका निकला है। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा विटामिन जो है हमारा संक्रमण से बचाता है। तो हमारा जो विटामिन ए है ये हमारे संक्रमण से हमें बचाता है। देखिए आज थोड़ा आपको लग रहा है सब शोर हो रहा है, क्योंकि आज मैं छत पर हूँ, आज मैं नीचे वीडियो नहीं बना रही हूँ, और क्योंकि 7 बजे मुझे वीडियो अपलोड करना ही होता है, तो इस वजह से नीचे थोड़ा काम चल रहा है घर पे, इसलिए मैं छत पे आना पड़ा। तो हो सकता है आपको चिड़ियों की आवाज़ आ रही हो आसपास, तो प्लीज़ आज मैनेज कर लीजिएगा, सॉरी। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। जैसे कि अभी आपको बताया था, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सभी के हम देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं। विटामिन B1 को कहते हैं थायमीन। ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन बी से होने वाले रोग कौन कौन से, बेरी। बस आपको इसका जो है हम इसका अगर देखें तो केवल आपको विटामिन के रासायनिक नाम याद रखने हैं, उनसे होने वाले रोग याद रखने हैं। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्रोत जो है, स्रोत अगर इम्पॉर्टेंट है, विटामिन ए का स्रोत है इम्पॉर्टेंट है, विटामिन डी का स्रोत इम्पॉर्टेंट है। तो विटामिन बी का क्या होता है रसायन नाम, थायमीन, और होने वाला रोग है बेरी। विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन होता है, और इससे होने वाला रोग क्या है, त्वचा का फटना। यानी B1 से बेरी, और B2 से होगा त्वचा का फटना, जीभ का फटना होगा। विटामिन B3 की बात करें, विटामिन B3 को पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, पेप्टोथेनिक एसिड बोलते हैं, और इसकी कमी से क्या होता है, मंद बुद्धि या बाल सफ़ेद होना, ये विटामिन B3 की कमी से होता है, याद रखिएगा। फिर से रिवाइज कर ले, B1 यानी बेरी, B2 यानी त्वचा और जीभ का फटना, B3 यानी मंद बुद्धि और बाल सफ़ेद हो जाना।
अगर बात करें हम विटामिन B6 की, तो विटामिन B6 क्या होता है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, पायरिडॉक्सिन होता है। और इससे होने वाला रोग कौन कौन सा? इससे होने वाला रोग है एनीमिया, ठीक है, विटामिन B6 से एनीमिया होगा। और फिर हम लास्ट जो है हमारा विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स की बात करें तो विटामिन B12 है, इसका रसायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। विटामिन जो B12 है इसमें क्या पाया जाता है? इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन में इनमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, तो याद रखिए साइनोकोबालामिन, इसके नाम में ही है कोबालामिन, कोबाल्ट, ठीक है। तो विटामिन B12 जो होता है इसका अगर देखा जाए तो इसका जो निर्माण होता है आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है विटामिन B12, याद रखिएगा इस चीज़ को। और जो विटामिन B12 होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है, ठीक है, यानी दोनों ही रोग है। तो यानी क्या B6 और B12 दोनों से हमें एनीमिया रोग होता है। B1 से हमें बेरी, B2 से त्वचा और जीभ का फटना, B3 से क्या होता है? B3 से मन बुद्धि बाल सफेद, और B6 और B12 की बात करें तो एनीमिया रोग हमें हो जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो विटामिन से रिलेटेड से हमने इससे कुछ सारी चीज़ें जो कवर कर ली हैं। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, यानी कि हमारा इसी जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स में वापस से हम आ जाते हैं। एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं रेशे, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये वाला, इसको आराम से पढ़ते हैं। रेशे या इसे तंतु भी बोलते हैं, यानी किसी भी धागा होता है इसे आप धागा भी बोल सकते हैं, जो बिल्कुल महीन धागा होगा, रेशा होगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो रेशे की अगर बात करें तो रेशे जो होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लिष्ट रेशे, ठीक है। मेन या संश्लिष्ट को कृत्रिम भी बोल सकते हैं। प्राकृतिक रेशे कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक रेशे जैसे कि जूट, नारियल, कपास, ये हमारे हो जाते हैं प्राकृतिक रेशे। और संश्लिष्ट यानी जो बनाए गए, जो मानव ने बनाया, वो हमारा नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सारे जो होते हैं प्राकृतिक रेशे हो जाते हैं। अगर हम प्राकृतिक रेशों की बात करें तो प्राकृतिक रेशे भी दो तरह से होंगे, कैसे कि एक प्राकृतिक रेशा ऐसा होगा जो हमें पौधों से प्राप्त होगा, पादपों से प्राप्त होगा, जैसे जूट हो गया, नारियल हो गया, कपास हो गया। नारियल जो है हमें इसके जो भ्रूणकोश से प्राप्त होता है। ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि नारियल का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं, तो हम भ्रूणकोश खाते हैं। और जो हमारा नारियल के जो बाहर जो उसकी सूखा सा होता है, या कह सकते हैं कि हम नारियल आप तोड़ते हैं तो बाहर का हिस्सा जो होता है ना, उसका जो रेशा होता है उससे भी कई सारी चीज़ें बनती हैं। इसी तरह से जूट से भी कई सारी चीज़ें मिलती हैं और कपास से भी कई सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर हम जूट की बात करें तो जूट के हम तना का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कपास के जो होता है, कपास बीज के जो बाहरी का हिस्सा होता है उसका प्रयोग करते हैं। फ्लैक्स भी इसी तरह से एक प्राकृतिक रेशा ही है, इसको याद रखिएगा। और जूट और जो कपास, जूट और जो पटसनी, बात एक ही है, ठीक है। इसके और दूसरा प्रकार क्या था हमारे प्राकृतिक रेशों का? दूसरा था कि जो जंतु दें, यानी जंतुओं के द्वारा हमें ऐसे रेशे प्राप्त हो जाए। वो रेशे कौन कौन से हैं? जैसे कि ऊन, रेशम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे जंतुओं से प्राप्त होती हैं। अब ये जो इस प्रकार के जो तंतु देने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हो गए भेड़, बकरी, खरगोश, याक, ऊँट, इन सभी के बालों से हम रेशे प्राप्त करते हैं। अब देखिए हम कुछ इसके आगे अब कपास के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। कपास के हम देखें तो एक शब्द आता आपको मिलता है देखने को, एनसीईआरटी में बहुत मिलता है, कपास ओटना। ऐसा कि ये शायद मुहावरा भी इस टाइप का होता है, कपास ओटन। जैसे अब सुना कपास ओटन लगे, इस टाइप का कुछ आपने मुहावरा होगा, मुझे फ़िलहाल अभी याद नहीं आ रहा। तो हाँ, तो कपास ओटने का मतलब होता है कि बीज से कपास के रेशे अलग करना। जैसे कि हमने जब रेशा जो हमारा कपास होता है रेडी हो जाता है तो उसको हम तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद में अब बीजों से हमारा ये काम होता है कि बीजों से हम रेशों को निकाल सकें। तो उसके लिए क्या करते हैं, कंघे की मदद से, एक विशेष प्रकार का कंघा होता है, उसकी मदद से हम बीज से कपास को अलग कर लेते हैं। अगर हम कपास की बात करें तो हम भारत में कपास के उत्पादन में नंबर फर्स्ट राज्य कौन सा? गुजरात, यानी गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास होता है। और उसी कपास का प्रयोग करके सूती कपड़े बनते हैं, और यानी कॉटन के कपड़े बनते हैं। और लेकिन सूती कपड़ों जो सबसे ज़्यादा, सूती कपड़ों की मिल सबसे ज़्यादा, या बोले जाए सूती कपड़ों का उत्पादन होता है मुंबई में। यानी ये कपास गुजरात में बना इतना सारा कपास जो है ये मुंबई जाता है, वहाँ जाके सूती कपड़े बनते हैं। सूती कपड़ों की राजधानी आपसे बोला जाए तो ये मुंबई को कहते हैं। और कपास होता कहाँ सबसे ज़्यादा? गुजरात में होता है। और साथ ही याद रखिएगा कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी, और काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहते हैं। और साथ ही काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम जूट की।
अगर जूट की बात करें तो जूट जो है, जूट या पटसन बात एक ही है। जूट जो होता है हमें तने से प्राप्त होता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और जूट के में अगर फर्स्ट कौन सा, यानी कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो पश्चिम बंगाल जो है जूट के उत्पादन में नंबर फर्स्ट पर है। वहीं अगर विश्व में देखें तो भारत नंबर फर्स्ट पर है जो जूट के उत्पादन में, ठीक है। विश्व में भारत नंबर फर्स्ट पे, पश्चिम बंगाल भारत में नंबर फर्स्ट पे राज्य है। और किस भाग से प्राप्त होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जूट जो है तने से प्राप्त होता है। अब देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि सबसे पहला तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जल मिलाने पर, अब देखिए क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को फिल्टर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका होता है अवसादन। अवसादन में किस तरह से हम जो शुद्ध करते हैं, इसमें होता ही है कि जल मिलाने पर भारी अवयवों का तली पर बैठ जाना। जैसे कि अगर जैसे कि पानी है और बालू ले लेते हैं, यानी कि रेत ले लेते हैं। अगर थोड़ी देर में देखेंगे कि अगर दोनों को मिला दिया जाए, इसके बाद देखेंगे अपने आप जो बालू है या कह सकते हैं रेत है, वो अपने आप तली पे बैठ जाती है, वो पानी आ गया ऊपर। इस तरह से पानी को हमने कर लिया अलग, तो इसे क्या बोलते हैं, अवसादन करना बोलते हैं, ठीक है, अवसादन बोलते हैं। वहीं अगर निस्यंदन की बात करें तो निस्यंदन में क्या होता है, निस्यंदन का मतलब होता है फ़िल्टर करना। अब इसमें इसे फ़िल्टर का मतलब ये है कि हम छान लेते हैं चीज़ों को, उसे कह देते हैं फ़िल्टर। और फ़िल्टर की या निस्यंदन की एक शर्त ये होती है कि एक द्रव होना चाहिए, दूसरा अविलेय पदार्थ। जैसे कि अगर बालू और पानी का ही एग्जाम्पल ले लें, तो जो बालू होती है, ये तो रेत जो होती है ये अविलेय होती है, लेकिन द्रव जो होता है हमारा पानी हो गया। अब बात करते हैं संतृप्त विलयन की। संतृप्त विलयन क्या चीज़ होती है? संतृप्त विलयन का मतलब होता है एक ऐसा विलयन, विलयन का मतलब समझते हैं कई सारे जो विलेय पदार्थ जो कई सारी चीज़ों को घोलता हो, जैसे पानी भी बहुत अच्छा विलयन है, तेल भी विलयन है, ये सारी चीज़ें विलयन ही है। तो संतृप्त विलयन का मतलब होता है कि ऐसी मतलब ऐसा पदार्थ हो जाए, ऐसा विलयन हो जो बहुत ज़्यादा अब जो आप घोल ही ना सके किसी चीज़ को। जैसे कि हम पानी में शक्कर को घोलते हैं, घोल एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप जितनी में शक्कर डालेंगे वो नहीं घोलेगा, तो उस स्थिति में क्या हो गया, वो संतृप्त विलयन हो जाता है। तो और लिखा असंतृप्त विलयन का मतलब होता है जहाँ पे घुलता रहे, जिसके भी स्टार्टिंग है हम शक्कर थोड़ी थोड़ी डाल रहे हैं और घुलता जा रहा है, तो वो हो जाता है हमारा असंतृप्त विलयन हो जाता है। अब हम इसी तरह से एक और विधि होती है निष्पावन। निष्पावन का मतलब क्या होता है कि वायु द्वारा ये सूप की मदद से अन्य को भूसे से अलग करना कहलाता है निष्पावन। देखिए इसको ऐसा, जैसे किसी ऊंचाई में हमने सूप में, आप जानते हो कि सूप क्या होता है, ऊंचाई में हमने सूप लेके खड़े उस पर अन्न ले लिया और उसको धीरे धीरे हिलाने से क्या होगा, साथ ही हवा भी लगी है, या कह सकते हैं इसके लिए पंखा वगैरह भी लगा लेते हैं बड़े बड़े, तो उससे क्या होता है कि जो भूसा होता है अन्न से अलग हो जाता है, वो अन्न हमारा जो होता है वो नीचे गिर जाता है, नीचे इकट्ठा करके कर लेते हैं, तो इससे बोलते हैं निष्पावन। इसी तरह से लेकिन अगर अन्य कणों को डंडियों से अलग करने की बात करें तो उससे बोलते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मशीन आपने देखी होगी, जो अन्न होता है उस डंडियों में लगा रहता है, और तब अगर मशीन चलाते हैं तो वो अन्न बाहर हो जाता है और डंडियाँ अलग हो जाती हैं, तो उससे बोलते हैं थ्रेसिंग। लेकिन अगर वायु की मदद से और सूप की मदद से करें तो उससे क्या बोलते हैं निष्पावन। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, तो उसको याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस टाइप का आ चुका है। थ्रेसिंग में आपकी सीटेट में पूछा जा चुका है, अवसादन आपसे पूछा जा सकता है, निष्पावन पूछा जा चुका है, फिल्टरेशन यानी कि निस्यंदन पूछा जा चुका है। इसलिए मैंने आपको सभी टाइप के जितने भी होते हैं पृथक्करण करना, वो सभी आपको समझा दिया है। अब अगर बात करते हैं तिरछा, एक तरीका होता है निस्तारण। निस्तारण का मतलब होता है तिरछा करके धूल मिट्टी अलग करना, यानी तिरछा करके, जैसे कि आपने देखा होगा कई सारी चीज़ें हैं, उसमें जो भारी भारी चीज़ें होंगी तिरछा करेंगे तो भारी चीज़ें जो होंगी वो जल्दी चली आएंगी और हल्की चीज़ें बची रहेंगी, तो इससे तिरछा करके धूल मिट्टी को अलग करना क्या कहलाता है, निस्तारण करना कहलाता है। तो इस तरह से आज की जो वीडियो के जितने क्वेश्चन हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं आपसे कुछ दो क्वेश्चन आपको डेली, यानी कि हर संडे आपकी जो क्लास होती है, बहुत ही अच्छी क्लास है आपकी साइंस के लिए, आपको पूरी तरह से इसमें मास्टर मैं कर दूंगी कि मेरी जिम्मेदारी कि आपको साइंस से क्वेश्चन अगर आता है तो आपका छूटेगा नहीं। तो उससे आप डेली आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आप जवाबों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, और साथ ही अच्छी आपको क्लास कैसे रहे इसको भी आपको बताना है। और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो हमारा आज का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन तो ये है कि बल्ब में निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग होता है? बल्ब ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, आर्गन का या फिर नाइट्रोजन का? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मिथाइल, एथिलीन, एसिटिलीन या इनमें से कोई नहीं? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है और जरूर बताइएगा। आज की क्लास कैसी लगी ये भी मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट संडे साइंस की क्लास में, और बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं यानी कि CDP, कल आई थिंक CDP का मॉक टेस्ट होगा, तो रेडी रहिएगा। और चैनल पर
मेरे साथ अपना सहयोग बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।